नमस्कार। अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ अजय कुमार झा। बिम्स्टेक पर बात करेंगे आज, लेकिन उससे पहले बिम्स्टेक जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उस पर, और ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? बे ऑफ बंगाल के किनारे किनारे जो 5 कंट्रीज जो साउथ एशियन एरिया में आते हैं, जो ईस्ट एशियन साइड से अगर हम देखें तो उधर से जो 2 कंट्रीज आते हैं जिसमें म्यांमार और थाईलैंड है, और इधर साउथ एशियन में तो इंडिया है ही। इंडिया के अलावा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और नेपाल की तो बात मैंने की ही, बांग्लादेश, ये सब, ये 7-5 कंट्री इधर से और 2 उधर से, 7 मिल करके ये ऑर्गेनाइजेशन कार्यरत है। और बेसिक फोकस यही है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएँ, और सपोर्ट करने में हमारा जो इम्फेसिस होगा, एक्चुअली पहले आगे समझने से पहले इसके नाम को ही समझ लें तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जिसमें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मल्टी सेक्टोरल, कई सेक्टर्स में एक दूसरे को लोग कोऑपरेट करेंगे, ये कंट्रीज़ एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। ऑब्वियसली फोकल पॉइंट तो इंडिया का ही होगा, इंडिया ही ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी यहाँ निभा पाएगा, लेकिन बाकी कंट्रीज़ भी जितना कुछ कर पाएंगे वो अपने हिस्से से करेंगे। उसमें ऑफ कोर्स टेररिज्म वाला मुद्दा तो है ही, चूँकि भारत तो उससे प्रभावित है और दूसरे कंट्रीज़ भी समय के साथ प्रभावित होते जाएंगे, जैसा कि जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, हम उसे समझ रहे हैं। चाइना की ओर से भी दबाव रहेगा, पाकिस्तान की ओर से दबाव रहेगा, और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं जो सपोर्टेड हों दूसरों के द्वारा, और उनका भी दबाव होगा। भले ही उसमें चाइना और पाकिस्तान की भागीदारी किस हद तक होती है कहना मुश्किल है, परंतु और लोगों की भागीदारी हो सकती है। तो अब वो तो एक एरिया है। इसके अलावा अगर हम मल्टी सेक्टोरल की बात करें तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ, एक तीसरे के साथ, एक चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें के साथ कैसे हो सके, इस पर फोकस होगा। और उसी कंटेक्स्ट में एनर्जी का भी एक सेक्टर आ जाता है जहाँ एक दूसरे को लोग मदद करेंगे, और भी कई क्षेत्र में है। आने वाले समय में स्पेस सेक्टर में भी एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। भारत सूचनाएं दे सकता है इन कंट्रीज़ को, अपने जो स्पेस स्टेशंस हैं, जो भारत के स्पेस स्टेशन बनने वाले हैं। इसके अलावा जो स्पेस में इसरो जिस तरह से काम कर रहा है उसका सपोर्ट इन्हें भी मिल पाएगा। आने वाले समय में ये सब चीज़ें भी होंगी, चाहे और भी कई तरीके से होंगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत इन 7 कंट्रीज़ में रोड का एक्सेस चाहता है, रोड की कनेक्टिविटी चाहता है, जिससे कि व्यापार सुगम हो सके। सभी 7 कंट्रीज़ एक दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें के साथ रोड से जुड़ सके। इसमें काफ़ी दूर तक जा रहा है, थाईलैंड तक तो साफ अभी तक तो स्थिति है, वहाँ से तो लेकर के भारत तक तो आना ही है, लेकिन ये थाईलैंड से आगे मलेशिया और सिंगापुर तक भी जा सकता है आने वाले समय में। और इधर भारत से आगे पश्चिम की ओर वो यूएई से होते हुए सऊदी अरब तक जा सकता है। तो ये एक तरह से काट है जो इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना ने खड़ा किया हुआ है। ये उसको नज़र में रखते हुए भारत इस पर आगे बढ़ना चाहता है। अब इसमें भारत की अपनी समस्याएं हैं, इसमें ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं इस पर चाइना का भी दखल है। ऐसा नहीं है कि चाइना ने बिल्कुल भारत के लिए इन्हें बिल्कुल खुला छोड़ दिया है। चाइना की पूरी दखल है, चाइना का काफ़ी सपोर्ट है, चाइना का काफ़ी फाइनेंशियल जो उनका तरीका है, डेट देते हैं, फाइनेंशियल डेट में जिस तरह से ट्रैक में डालते हैं, वो उसी स्ट्रेटेजी के तहत इन लोगों को भी काफ़ी कुछ मिला हुआ है और आगे भी मिलने की संभावना है। भारत उस तरह की डिप्लोमेसी करता नहीं है। अब भारत की अपनी लाचारी है, एक तो वो मोरली और एथिकली भारत उसे सही मानता नहीं है। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या मोरालिटी होती है वो तो अलग बात है, सोचने का नज़रिया है, लेकिन भारत ने ये नज़रिया शुरू से ही रखा है तो वो अभी भी चल रहा है। और दूसरी बात है कि फिनांस का जहाँ तक मसला है, इकोनॉमिक मसल का जहाँ तक सवाल है, भारत अभी भी उस लेवल पर नहीं है कि चाइना को टक्कर दे सके, लेकिन इस लेवल पर तो अब भी आ ही चुका है कि वो इन्हें अच्छी तरह से कम से कम उस हद तक तो मदद कर ही सके जिस हद तक वो खुद अपने आप कर नहीं पाएंगे।
तो वहाँ तक तो भारत कर ही रहा है। भारत ने कई देशों को मदद भी पहुँचाई है। श्रीलंका उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। पूरा का पूरा इकोनॉमी को, श्रीलंका की इकोनॉमी को भारत ने संभाल रखा है। अब वहाँ की करेंसी और भारत की करेंसी भी वो उनके जो इंटरनल ट्रेड है वो तो होंगे ही होंगे। साथ ही साथ श्रीलंका में रुपये से भी ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा अपने लेवल से, जो इवन मार्केट लेवल में भी किया जा सकेगा, जैसे नेपाल में हुआ करता रहा था। अब तो उस पर वहाँ भी रोक लगने शुरू हो गए हैं। तो अब खैर ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों से भारत की ताकत दुनिया को भी मालूम पड़े, यह भी इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ अब इस बात को रियलाइज़ करने लगा है कि भारत के बगैर चाइना को चैलेंज करना या चाइना को कंटेन करना संभव नहीं है। अगर हम हिंद महासागर की बात करें, अगर हम साउथ चाइना सी की बात करें, तो हर जगह, या हम क्वाड कंट्रीज़ की बात करें जिसमें भारत भी है, तो ऐसे में भारत को यह भी महसूस कराना है दुनिया को कि भारत उस स्थिति में है कि चाइना को कंटेन कर सके। और ऐसा भारत ने दिखाया है। 2020 में जो चाइना के साथ जो भारत का भिड़ंत हुआ था, उसमें तो चीज़ें साफ होकर के आई थी। दुनिया ने देखा था कि भारत चाइना को रोक सकता है। भारत चाइना के साथ बिल्कुल हर तरीके से, मिलिट्रीली हो या बाकी क्षेत्र में हो, उन्हें चैलेंज भी कर सकता है। और भारत ने करना भी शुरू कर दिया है। भारत बहुत तेज़ी के साथ अपनी इकोनॉमी को बढ़ाता हुआ 5वें पायदान पर तो आ ही चुका है। 2-3 पायदान ही तो ऊपर है चाइना, लेकिन हाँ, वो दिखता तो 2-3 पायदान ही है, लेकिन गैप बड़ा है, ये भारत को पता है। भारत अभी जहाँ 3.5 और 4 के बीच में जो इकोनॉमी साइज है वो खड़ा है, जैसे $3.5 ट्रिलियन से ऊपर भारत की इकोनॉमी अभी जा चली है। तो उसमें चाइना को अगर देखें तो चाइना तो सेकंड रैंक पर है और वहाँ 17-18 ट्रिलियन डॉलर की उसकी इकोनॉमी साइज है। लेकिन बहुत जल्दी भारत तो तीसरे पायदान पर पहुँचने ही वाला है, चूँकि इससे ऊपर जो जापान और जर्मनी ये हैं, अब ये पिछड़ने वाले हैं, चूँकि उनकी स्थिति ठीक चल भी नहीं रही है और भारत की स्थिति अच्छी जा रही है। तो और अमेरिका को ये सब चीज़ें दिख रहा है, रसिया को भी दिख रहा है, चाइना को दिख रहा है। तो ऐसे में अगर बिम्स्टेक कंट्रीज़ जो हैं उसमें भारत अपनी दखलंदाजी जिस तरीके से भी कर सकता है और जितना कुछ भी उन्हें मदद पहुंचा सकता है, यह भी अपने आप में कम नहीं होगा। एकदम खुला मैदान तो भारत, भले ही चाइना की शक्ति ज़्यादा है, इकोनॉमिक फैक्ट आज उसके वो क्लाउड ज़्यादा हैं, लेकिन वो इन देशों को एक खुला मैदान के रूप में चाइना के सामने जाने नहीं देगा, यह भी तय हो चुका है। क्योंकि भारत अब वहाँ उस तरह से उनके लिए सहयोग के लिए खड़ा है। भारत बार बार दिखला रहा है, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसमें कर रहा है। तो बिम्स्टेक कंट्री का महत्व इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में बनाए रखने के लिए अपनी पकड़, अपनी धाक, अपनी धमक और अपनी ताकत, यह आवश्यक है कि बिम्स्टेक कंट्रीज़ को भारत अपने हिसाब से उन्हें अपने साथ चलने को प्रेरित कर सके। हम ये नहीं कहेंगे कि उन्हें मजबूर करे, पर प्रेरित कर सके, और वो प्रेरित कर रहा है। ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि भारत कई चीज़ें क्रेडिट पर भी देता है जो चाइना नॉर्मली करता नहीं है, वो तो डेट ट्रैप में फंसाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर इसमें भारत जो रोड वाला जो है, अब जैसे तो अब कई क्षेत्र हैं जहाँ काम करने हैं, जो टेररिज्म वाला मसला है, जो इसके अलावा जो एनर्जी का सेक्टर है, बाकी जो इकोनॉमी को प्रमोट कर सके, उन सब में तो जिस तरह से एक दूसरे को सभी एक दूसरे को करेंगे, भारत तो करेगा ही। एक फोकल कंट्री के रूप में भारत तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचा पाएगा, यह तो है ही है। लेकिन इसका जो फ़ायदा होगा भारत को तो होगा ही, इन सभी देशों को भी होगा कि ये सभी देश अपने इकोनॉमी में सीधे अपने इन सब कंट्रीज से होते हुए, भारत होते हुए आगे के समय में यूएई तक जा पाएंगे, और यूएई से सऊदी अरब तक जा पाएंगे, सऊदी अरब से यूरोप तक जा पाएंगे।
ये एक लंबा प्लान है जिसका हिस्सा भारत बनना चाहता है, चाइना को compete करने के क्रम में भी और खुद भी आगे बढ़ने के क्रम में। इस बीच रास्ते में अफ्रीका आता है, वहाँ भी भारत के संबंध उधर सुदृढ़ हो रहे हैं। इजिप्ट के साथ हमने देखा ही कि भारत ने कैसी तैयारियां कर रखी हैं और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। उधर और भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ से भी FTA वगैरह की बातें चल रही हैं। देखते हैं चीज़ें कैसे बढ़ती हैं। परंतु इन्हीं सब कंटेक्स्ट में बिम्स्टेक कंट्री जिसकी मैंने अभी चर्चा की, वो भारत का जियोपॉलिटिकल क्लाउट को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। ये भारत को पता है और इसलिए भारत उसमें आगे बढ़ रहा है। अगर आपको बातें ठीक लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल।